हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शुरुआत की थी प्राकृतिक रबड़ के बारे में, या ये कह सकते हैं प्राकृतिक बहुलक के बारे में। तो इसमें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि ये रबड़ जो होता है ये एक विशेष प्रकार की वृक्ष की प्रजाति है जिसका नाम है हैवैया ब्रेसिलियेंसिस या हैवैया ब्रेसिलियेंसिस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्रेसिलियेंसिस के नाम से जानी जाती है। इस वृक्ष के तने से है ना एक लिक्विड निकलता है जिसका नाम मैंने बताया था क्षीर, या जिसे अपन क्या कहते हैं लेटेक्स के नाम से जानते हैं। और इसको सबसे पहले पानी में तनु करके है ना, फिर इसके अंदर क्या मिलाते हैं एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, और एसिटिक अम्ल मिलाकर इसका स्कंदन करते हैं। स्कंदन करने के बाद फिर हम इस रबड़ को जब देखेंगे तो ये एक बिल्कुल कठोर अवस्था के अंदर हमें ठोस रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्रेब्स रबड़ के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या नाम देते हैं, क्रेब्स रबड़ के नाम से जाना जाता है। और ये रबड़ जो होता है इसकी प्रत्यास्थता का मान सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब ये तो हमने लास्ट लेक्चर में लिया ही था। आज हम शुरू कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक रबड़ है, इस प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई कौन सी है, कि भाई ये बना हुआ किससे है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो है ना, अब ये लिख सकते हैं अपन प्राकृतिक रबड़ की संरचना। प्राकृतिक रबड़ की संरचना, देखिए प्राकृतिक रबड़ की संरचना अगर अपन देखते हैं तो इसमें दिया गया है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होती है, आइसोप्रीन को सांद्र HCl के साथ मिलाते हैं और फिर इसका बहुलकीकरण करते हैं। क्या करते हैं, बहुलकीकरण करते हैं। तो ये पॉली आइसोप्रीन में बदलती है, पॉली आइसोप्रीन में बदलती है। ये पॉली आइसोप्रीन जो होती है ये ही क्या है, प्राकृतिक रबड़ है। यानी प्राकृतिक रबड़ की एकलक इकाई जो होती है वह एकलक इकाई है आइसोप्रीन। क्या नाम है, आइसोप्रीन। अब देखो इसका सूत्र वगैरह कैसे बनता है, तो हम सबसे पहले आइसोप्रीन का सूत्र लेंगे। तो आइसोप्रीन का सूत्र याद रखना है, ये 4 कार्बन, इधर आएगा CH3, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर CH2। अब देखो यहां आ जाएगा एक H, इधर आ जाएगा CH2। ये है 2 मैथिल। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो 2 पे मैथिल है, 1 और 3 पर, ये 1 2 3 और 4, 1 और 3 पर 2 डबल बॉन्ड आ गए, इसलिए इसका नाम आ गया 2 मैथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। और ये ही क्या है, आइसोप्रीन है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। अब आप इसका बहुलकीकरण करेंगे, N अणु लेंगे, किसके साथ में है, सांद्र HCl के साथ में। ठीक है, तो N अणु लिए ना, तो अब देखो क्या होगा, इधर से बंध टूटेगा, इधर से बंध टूटेगा। ठीक है, और बंध तोड़ते ही ये आ जाएगा CH2 CH, इधर CH3, इधर CH और इधर CH2 का होल N। लेकिन यहां इन दोनों कार्बन के बीच में एक द्विबंध आ जाता है, कारण कि आप यहां से बंध तोड़ते हो, यहां से बंध तोड़ते हो, तो दोनों तरफ से एक एक कार्बन, दोनों कार्बन की संयोजकता कम हो जाएगी। तो ये तो आगे अणु जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन बीच वाले कार्बन जो है ये दोनों, इनकी संयोजकता कम हो जाती है और इसको पूरा करने के लिए बीच में क्या आता है, द्विबंध आता है। तो इसका नाम आ जाएगा पॉली आइसोप्रीन के नाम से जानी जाती है, पॉली आइसोप्रीन। और ये ही क्या है, प्राकृतिक रबड़ है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसमें आगे कि ये जो रबड़ है, पॉली आइसोप्रीन जो बनी है, इस पॉली आइसोप्रीन के 2 समावयवी है। ठीक है, कितने समावयवी है, 2। देखिए पॉली आइसोप्रीन जो होती है, अब पॉली आइसोप्रीन के 2 समावयवियों को अपन लेंगे, जिसमें एक होता है समपक्ष और एक होता है विपक्ष। तो क्या लिखेंगे, पॉली आइसोप्रीन। ठीक है,
पॉली आइसोप्रीन के कितने समावयवी हैं? दो। एक है समपक्ष रूप और दूसरा कौन सा है? विपक्ष रूप। एक होता है समपक्ष रूप और एक होता है विपक्ष रूप। क्या है इसके? समावयवी। कितने हैं? दो। ठीक है, अब आपको पॉली आइसोप्रीन की दो समावयवियों की संरचनाएं लेनी है। कितनी? दो। ठीक है, अब देखो आप सबसे पहले हम आइसोप्रीन पॉली आइसोप्रीन का सूत्र लिखते हैं। तो पॉली आइसोप्रीन का सूत्र अपन ने क्या लिखा था? CH2 इधर से, इधर CH, इधर CH3, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH2, ये था पॉली रूप, है ना। अब करना क्या है? इन दोनों कार्बन के बीच में द्विबंध है, तो अब आप इसका समपक्ष रूप बनाओगे। तो सबसे पहला आता है समपक्ष रूप। ठीक है, अब समपक्ष रूप कैसे जुड़ते हैं वो देखो। सबसे पहले ये दोनों कार्बन लीजिए आप, तो ये C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब इस कार्बन से देखो एक CH2 जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से एक H है और एक CH2 है, तो दो CH2 समूह जो है ना उनको एक ही तरफ लिख दो। एक CH2 इधर और दूसरा CH2 इधर, ये। तो अब देखो, और दूसरी तरफ क्या लिखा? एक इधर आ रहा है CH3 और इधर आ रहा है H। अब ये समपक्ष रूप हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें द्विबंधित कार्बन के एक तरफ ये CH2 समूह आ गए। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरा अणु जोड़िए, ये का ये। अब ये का ये जोड़ोगे ना तो ये की ये सेम संरचना लिख दो। देखो ये CH2 ऊपर वाला, ठीक है, फिर इधर से आया C, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH3, फिर बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, फिर C, फिर ऊपर क्या आया? CH2, फिर नीचे क्या आया? H। अब ये आगे है तो आगे फिर अगर तीसरा अणु जोड़ना चाहो तो तीसरा अणु भी जोड़ सकते हो, ये अलग से है। चलो इसको मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए अब तीसरा अणु जोड़ोगे तो ये CH2, ये C डबल बॉन्ड C, ये CH2, ये आगे जुड़ा हुआ रहेगा, इधर H है और इधर CH3 है। तो ये समपक्ष रूप कहलाता है, जिसमें ये एक, ये दो और ये तीन, तीनों क्या है? पॉली आइसोप्रीन की इकाइयां हैं, पॉली आइसोप्रीन है। ठीक है, अब इसको जब समपक्ष रूप में लिखते हैं तो समपक्ष रूप का जो सूत्र है वही कहलाता है प्राकृतिक रबड़। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक रबड़। तो आपको सवाल पूछ सकते हैं इसके अंदर कि प्राकृतिक रबड़ जो होता है, प्राकृतिक रबड़ के समपक्ष रूप का सूत्र लिखिए, तो आपको ये बताना है। अब दूसरा हम लेते हैं विपक्ष। तो देखो अब विपक्ष है तो विपक्ष को मैं अलग तरीके से बताऊंगा, ये विपक्ष रूप। ठीक है, अब विपक्ष रूप में क्या करोगे? यहां से ये ना हम क्या करते हैं समपक्ष विपक्ष में एक तरफ चेंज कर देते हैं, तो ये तो सेम रहेगा। चलो मैं इसको दोनों मार्क से कर देते हैं। सबसे पहले ये लिखो C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब इधर क्या लिखा हुआ है? CH3 और ऊपर क्या है इधर? CH2, ये है ना। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं। चेंज कैसे? कि CH2 नीचे लिख देता हूं और H ऊपर लिख देता हूं, ये हो गया विपक्ष। इसमें दोनों एक तरफ थे, इसमें क्या हो गए? चेंज हो गए। अब इसमें चेंज हुए। अब दूसरा अणु देखो, दूसरा अणु कैसे जोड़ेंगे? तो C डबल बॉन्ड C। अब ये CH2 है ना, CH2 से CH2 जुड़ रहा है, तो देखो ये C इधर जोड़ेंगे CH2 इसके साथ में। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? CH3, ये CH3 ऊपर गया, फिर डबल बॉन्ड C। अब CH2 इधर है तो इसमें ऊपर चला जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? ये CH2 और CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ था इधर? ये H। ठीक है, अब आगे तीसरा अणु जोड़ोगे तो तीसरे अणु में C डबल बॉन्ड C, इधर आएगा CH2, ये इसके साथ, और इधर क्या था अपने पास? देखो CH2 के साथ H जुड़ा हुआ है, तो ये H ऊपर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा CH2। ये विपक्ष रूप कहलाता है। ये एक,
ये 2, ये 3। देखो आप सबके अंदर स्थिति अलग अलग है ना। तो जब विपक्ष रूप की बात की जाती है तो इसका नाम है गट्टा पर्चा। इसको क्या बोलते हैं? गट्टा पर्चा के नाम से जाना जाता है। कौन सा? विपक्ष रूप इसका जो है वह गट्टा पर्चा कहलाएगा। और गट्टा पर्चा जो होता है इसको अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? गट्टा पर्चा। और इसको अपनी भाषा में जब बोलते हैं तो थर्मोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रबड़ के समपक्ष और विपक्ष रूप क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्राकृतिक रबड़ के गुण लेते हैं, गुणधर्म। तो प्राकृतिक रबड़ के गुणधर्म की जब बात की जाती है तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज बतानी है वो देखिएगा। अब मैं गुण लिख रहा हूं इसके, तो थोड़े से पॉइंट ध्यान रखने हैं जनरली। ठीक है, ये गुणधर्म। तो गुणधर्म के अंदर किसके ले रहे हैं अपन? प्राकृतिक रबड़ के। सबसे पहली चीज, इसकी प्रत्यास्थता जो होती है वह बहुत ही कम होती है। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता जो होती है वो बहुत ही कम होगी। प्रत्यास्थता बहुत कम। प्रत्यास्थता का मतलब ये होता है कि रबड़ जो होता है, रबड़ के दोनों सिरों को खींचते हैं जब अपन, तो वो उसके अंदर क्या होगा, बंद जो होते हैं वो इस तरह से रहते हैं। मैंने आपको इसका बताया भी था कि ये इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। जब इन दोनों सिरों को खींचते हैं, इसको यहां पर और इसको यहां पर यूं तो खींचते हैं, तो ये जो वृत्त संरचना है गोली, ये पूरी खुल जाएगी। खुलते ही क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है प्रत्यास्थता। लेकिन क्या होता है कि इसकी प्रत्यास्थता बहुत ही कम है। थोड़ा सा इसको खींचेंगे तो रबड़ टूट जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर बताया गया है तनन सामर्थ्य बहुत ही कम। तनन सामर्थ्य बहुत कम होता है या बहुत ही कम होती है। तनन सामर्थ्य कम का मतलब ये है खींचना। तनन सामर्थ्य क्या होता है? धातुओं के अंदर गुण होता है ना, जिसको खींचते हैं तो पतली तार के रूप में मतलब आगे बढ़ती, टूटता नहीं है लेकिन आगे बढ़ती है। लेकिन इसकी तनन सामर्थ्य क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तीसरा इसके अंदर बताया गया है वो मुख्य रूप से ये है जल अवशोषण क्षमता। जल अवशोषण क्षमता जो होती है वो इसकी बहुत अधिक होती है। बहुत क्या होती है? अधिक। अपन ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट गुणों में आता है कि जल अवशोषण क्षमता। अगर देखो आप, हम रबड़ जब लेते हैं, अगर रबड़ के अंदर पानी को सोखने की संभावना बहुत अधिक हो, बहुत ज्यादा पानी सोखता है, तो वो रबड़ किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी जितना ज्यादा मात्रा में उसके अंदर रहेगा, हमने प्राकृतिक रबड़ जब प्राप्त किया था तो उसमें बताया है कि जल को सोखता है। एसिटिक अम्ल का काम क्या है? स्कंदन करना। स्कंदन का मतलब होता है जल को बाहर निकालना ताकि उसकी कठोरता बनी रहे। और ये स्वयं अगर जल को सोखेगा, उसकी अवशोषण क्षमता उतनी ज्यादा होगी तो इसकी गुणवत्ता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। इसलिए इसकी जल अवशोषण क्षमता को बताया गया है बहुत ही क्या होती है? अधिक होती है। तो ये इसकी कमी है, कमी के रूप में बताया है। चौथा इसमें ध्यान रखना है तापमान का। तापमान में ये बताया गया है कि ये 10 डिग्री से 60 डिग्री तक के टेम्परेचर तक उपयोग में लिए जा सकते हैं। ठीक है, 10 से 60 डिग्री तक इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि गर्मी जब ज्यादा होती है बहुत, हालांकि 60 डिग्री बहुत अपने हिसाब से बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन प्लास्टिक के हिसाब से या रबड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे ही गर्मी होगी तो गर्मी में ये रबड़ क्या होते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, चिपचिपे पदार्थ के रूप में हो जाएंगे और बिल्कुल क्या होगा? खराब हो जाता है। तो चिपचिपा पदार्थ है ना, तो अपने कोई काम का नहीं होगा। तो मुख्य रूप से इसकी ये गुण भी कह सकते हो या प्राकृतिक रबड़ की क्या कह सकते हैं अपन? कमियां भी कह सकते हैं। अब प्राकृतिक रबड़ इतना कमजोर है, कोई काम का नहीं होता है, तो हम कहते हैं ना किसी भी चीज की अगर किसी भी चीज के अंदर गुणवत्ता में कमी होती है तो वो क्या करते हैं? उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें कोई ना कोई ऐसे रसायन मिलाए जाए, कोई पदार्थ मिलाया जाए
जिससे क्या हो, इसकी जो ये जितने भी गुण हैं इन सभी गुणों में क्या हो, वृद्धि हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अगर वो बनता है तो उस प्रक्रिया को इसमें एक नाम दिया गया है। वह नाम है, देखो इसका नाम दिया गया है जो आपने 10th में भी पढ़ा है, वल्कनीकरण। क्या नाम देते हैं, वल्कनीकरण। वल्कनीकरण का मतलब होता है कि रबड़ में, कौन से, प्राकृतिक रबड़ में, प्राकृतिक रबड़ में क्या करते हैं, सल्फर या गंधक जो होता है, गंधक मिलाने की प्रक्रिया, गंधक मिलाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है। और जब वल्कनीकरण की क्रिया होती है तो इसमें जो रबड़ होता है उसका नाम दिया गया है वल्कनीकृत रबड़। क्या नाम दिया गया है, वल्कनीकृत रबड़ के नाम से जाना जाता है। तो जब हम इस रबड़ में, प्राकृतिक रबड़ के अंदर ये सल्फर मिलाते हैं या गंधक मिलाते हैं तो गंधक मिलाने से गंधक जो होता है वहां क्या होगा, इस प्राकृतिक रबड़ की जो इकाई है जिसे हमने नाम दिया था आइसोप्रीन, जो पॉली आइसोप्रीन के रूप में रबड़ पाया जाता है, उस पॉली आइसोप्रीन के अणुओं के साथ में ये बंध बना देगा और बंध बनाकर ये इस तरह की संरचना बनाता है। देखो यूं, पहले ये रबड़ यूं था, फिर इनके बीच में ये संरचना बन जाएगी, तिर्यक बंध युक्त, क्रॉस बंध युक्त संरचनाएं बन जाती है, जिससे इस रबड़ की गुणवत्ता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसी के अब हम ले रहे हैं वल्कनीकृत रबड़ के गुणधर्म की जब बात की जाएगी, देखो इधर वल्कनीकृत रबड़ के गुणधर्म की बात की जाएगी तो सबसे पहले इसमें प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, प्रत्यास्थता क्या होगी, बहुत अधिक होगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होगी। दूसरा, तनन सामर्थ्य का मान बढ़ेगा, तनन सामर्थ्य जो होती है वो इसकी तुलना में, किसकी, प्राकृतिक रबड़ की तुलना में, प्राकृतिक रबड़ की तुलना में 10 गुना बढ़ जाती है। कितनी, 10 गुना बढ़ती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, जल अवशोषण क्षमता बहुत अधिक, इसकी जल अवशोषण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, जल अवशोषण क्षमता बहुत कम होती है। और तापमान की जब बात की जाती है तो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर कितने, 100 डिग्री, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक कार्य या उपयोग में लिया जा सकता है, उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक होता है प्राकृतिक रबड़ के गुणधर्म, तो इसमें सब ये चीजें बतानी है, और वल्कनीकृत या वल्कनीकरण गुण जो रबड़ होता है वल्कनीकृत उसके गुणधर्म में, तो इसको इस प्रकार से बताना है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखो आप, ये जो हमने जनरली बताया है कि वल्कनीकृत रबड़, सल्फर मिलाने की प्रक्रिया, अब मैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया बता रहा हूं जिसमें हम देखेंगे कि जो आइसोप्रीन है ना, पॉली आइसोप्रीन में सल्फर किस प्रकार से जुड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो वल्कनीकृत रबड़ किसका उदाहरण हुआ, आप जानते हो, हमने लिया था ना वर्गीकरण बहुलक का, तो बहुलक के वर्गीकरण के अंदर हमने जो पॉइंट लिया है कौन सा, स्रोत के आधार पर, जिसमें लिखा था ना अर्ध संश्लेषित, यानी प्राकृतिक के अंदर रसायन मिलाकर और ये प्रक्रिया। अब हम ले रहे हैं, यहां पर मैं ले रहा हूं, देखो वल्कनीकृत रबड़ की संरचना, वल्कनीकृत रबड़, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले पॉली आइसोप्रीन के सूत्र लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये CH2, C इधर CH3,
ठीक है, इधर डबल बॉन्ड CH2, ये था पॉली आइसोप्रीन, है ना, पॉली आइसोप्रीन ये। अब इसका एक और अणु साथ में जोड़ दो, तो CH2CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2। और लिखना चाहो तो और लिख दो, चलो एक और बढ़ा देते हैं, CH2CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2। आगे इसको यूं बताना है, ये पूरी एक संरचना है, किसकी है, ये है पॉली आइसोप्रीन, ये है पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, कौन सा है, प्राकृतिक रबड़, ठीक। अब हम इसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर, क्या मिलाएंगे, सल्फर। देखो सल्फर कैसे मिलाते हैं, सल्फर 1 2 3 4 5 और 6, ये इसमें हम मिलाते हैं सल्फर मिलाने पर। चलो इसको रेड मार्क से कर देते हैं, ठीक है, क्या मिलाते हैं अपन, सल्फर, ये सल्फर मिलाने पर, तो सल्फर मिलाएंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे, दो श्रृंखलाएं लेंगे, मैंने कहा ना, एक श्रृंखला ये थी, दूसरी ये थी, तो इनके बीच में यूं बंद बनाता है। अब कैसे बंद बनता है, तो इसके जस्ट नीचे वापस यही संरचना लिखो आप, प्लस में ये C, इसके नीचे CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर वापस CH2, फिर C, इधर CH3, इधर भी ऐसे लिखोगे आप, इधर क्या आएगा, ये CH2 इधर, ठीक है, ये CH2C, CH3 CH2, फिर वापस CH2C, ये डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2C, CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये भी क्या है, पॉली आइसोप्रीन है, ये भी क्या है, पॉली आइसोप्रीन। अब क्या होगा, आपको ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, यहां पर लिखेंगे वल्कनीकरण, कौन सी क्रिया, वल्कनीकरण क्रिया, ठीक है, सल्फर मिलाना, ये सल्फर है, ये यहां लिख दो आप, ये प्लस, ये नहीं जुड़ेंगे, यूं जुड़ेंगे आपस में, प्लस, ठीक है। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है, जैसे यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, इन दोनों को तोड़ो, ठीक है, तो इसकी संयोजकता एक एक कम होगी, देखो कैसे होगी, बंद तोड़ते हैं पहले, तो ये CH2 CH3, इधर बंद तोड़ा CH, फिर CH2, ठीक है। अब यहां जोड़ो, ये CH2 इसको जोड़ा था अपन ने, ये क्या लिखा था, CH3, इस बंद को तोड़ा, फिर आया CH, फिर CH2 फिर C, ये CH3, ये बंद तोड़ा CH2, सारे द्विबंध है ना ऊपर के, ये 1 ये 2 और ये 3, तीनों बंद तोड़ दिए अपन ने, तो सीधी सिंगल संरचना हो गई। अब ऐसे कैसे इसमें भी तोड़ दो, और नीचे बिल्कुल बराबर लिखेगा, CH2 ये C CH3, फिर CH ये CH2, फिर ये CH2 ये C, ये CH3, फिर CH CH2, फिर CH2 ये C CH3, फिर CH और CH2, सारे के सारे बंद तोड़ दिए। अब क्या करना है कि ये हमने बीच में सल्फर जोड़े, सल्फर वहां जुड़ेंगे जहां पर ये बंद तोड़ा ना, तो इस कार्बन की एक संयोजकता कम हो गई, ये बंद तोड़ा तो इसकी भी एक संयोजकता कम हो गई, और दोनों की संयोजकता देखो यहाँ 1 2 3 बंद है, इधर भी 1 2 3 है, तो इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए बीच में क्या जुड़ेगा, सल्फर परमाणु जुड़ेगा, ठीक है। अब इधर भी देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, इधर भी 1 2 3, तो इनके बीच में भी क्या जुड़ेगा, ये सल्फर जुड़ेगा, यहां जोड़ दिया। अब आगे चलो, जैसे यहां 1, यहां पर भी 1, ये अब इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये सल्फर जुड़ा है ना, ये इसको बता देते हैं बंद के हिसाब से,
CH2। ठीक है, अब देखो आप इन सब में ये बीच में क्या जुड़ रहा है, सल्फर जुड़ रहा है, ये सल्फर, ये इन दोनों के बीच में। तो ये क्या हुआ, इस पूरे का हम क्या करते हैं, हॉल n भी कर सकते हो या सीधा लिख सकते हो। तो पहले संरचना कैसी थी, ये लेयर के रूप में, एक लेयर दूसरी लेयर, बीच में क्या जुड़ा, सल्फर। तो सल्फर जुड़ते ही ये इस तरह से जुड़ते हैं, है ना, इस तरह से जुड़ेंगे। तो अब ये रबड़ की संरचना जो है वो क्या हो गई, एक क्रॉस बंध युक्त संरचना बन जाती है। और जब क्रॉस बंध युक्त संरचना बनेगी तो इस पूरे रबड़ को, कौन से, इस रबड़ को नाम दिया गया है, ये जो रबड़ है ना, इसको अपन कहते हैं वल्कनीकृत रबड़। कौन सा, वल्कनीकृत रबड़ के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में अगर पूछा जाए कि वल्कनीकृत रबड़ की संरचना बनाइए, तो ये वल्कनीकृत रबड़ है। क्या था, आप छोटे रूप में भी बता सकते हो, एक ले लो दूसरा ले लो, इन दोनों के बीच में सल्फर जोड़ के भी बता सकते हो, और इस पूरे को, चलो मैं, आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है तो इसका एक अणु लेकर भी आप इसकी संरचना को बता सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं इसको ना शॉर्ट में बता देता हूं। आपको लग रहा है कि हमें ये चीज याद नहीं हो रही है, तो यहां से ये पूरी संरचना मिटाकर और जैसे ये एक अणु ले लेते हैं अपन, बस आपकी सुविधा के हिसाब से। ये संरचना थी, ठीक है। अब या मैं लिख देता हूं, या तो वो लिखना अथवा, अथवा पहली संरचना गई, अब दूसरी अथवा में ये ले लो, देखो CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH, इधर CH2, एक अणु था, ठीक है, बीच में क्या जोड़ दिया, सल्फर, प्लस फिर दूसरी संरचना ये लिख दी CH2 CH3, इधर डबल बॉन्ड CH2, ये दो पॉलीआइसोप्रीन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सल्फर जोड़ दो, तो सल्फर जोड़ोगे तो क्या होगा, पहले ये बंध तोड़ दो, CH2 CH3, इधर सिंगल बॉन्ड CH2, जस्ट इसके नीचे वापस लिख दो CH2 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये इधर, ठीक है। अब इस पूरे को बंद करके अब जहां जहां संयोजकता कम हुई है वहां वहां ये जोड़ दो, जैसे इन दोनों के बीच में ये एक और इसके बीच में एक, ये भी कौन सा उदाहरण है, वल्कनीकृत रबड़ का। तो अगर आप बड़ा वाला सूत्र लिखना चाहो तो बड़ा सूत्र लिख सकते हो, और छोटा सूत्र लिखना चाहो तो छोटा सूत्र लिख सकते हो। तो इसके आगे क्या लिख दोगे, इसमें वल्कनीकृत रबड़, ये वल्कनिक या वल्कनीकरण क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। तो ये क्या है, सल्फर है, तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉलीआइसोप्रीन था, और पॉलीआइसोप्रीन कौन सा है, प्राकृतिक रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ है, और ये क्या आया आपने, वल्कनीकृत रबड़। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो ये आज हमने लिया पूरा टॉपिक प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ की एक अलग इकाई, प्राकृतिक रबड़ के गुणधर्म, उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए, गुणों को बढ़ाने के लिए उसमें वल्कनीकरण की क्रिया करवाते हैं जिसमें सल्फर मिलाते हैं, तो इस तरह से क्रॉस बंध बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आज आपके प्राकृतिक रबड़ वाला पोर्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे संश्लेषित रबड़, उसके उदाहरण, ठीक है। तो और एक और चीज आपको बता देता हूं, इस वीडियो के साथ में ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो के साथ में फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उसके नोट्स PDF फाइल के रूप में मैं साथ में अपलोड कर रहा हूं। आप सबसे अनुरोध है जो मेरे इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी से, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको भी बता दीजिएगा कि इस वीडियो के साथ में फिनॉल वाले जो लेसन है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसके नोट्स PDF फाइल के रूप में अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।